आइए बच्चों, हम लोग आज अध्ययन करेंगे आपका कक्षा 8 का लेसन नंबर 6 साइंस सब्जेक्ट। और इसमें है आपके पाठ का नाम दिया है दहन और ज्वाला और दहन और ज्वाला। पार्ट 3 है। पिछले पार्ट में हमने इसके बारे में बताया था। आज हम पढ़ेंगे ईंधन के बारे में। ईंधन क्या होता है? दहन और ज्वाला आप पढ़ चुके हैं। अब ये जो क्रियाएं होती हैं, देखिए अब दहन क्या है, ज्वाला क्या है, बताया गया है कि दहन का मतलब होता है कि जिस पदार्थ को यदि हम जला देते हैं, यानी कि हम उसको ऑक्सीजन के उपस्थिति में उसको जब हम जलाते हैं और ऊष्मा प्रकाश प्राप्त करते हैं तो यह प्रक्रिया, यह रासायनिक प्रक्रिया कहलाती है दहन। दहन में आपका ज्वाला भी उत्पन्न होता है और ज्वाला नहीं भी होता है। जैसे कोयला जलता है तो नहीं ज्वाला उत्पन्न होता है, लेकिन जब आपका कोई लकड़ी जलती हो, पेट्रोल जलता हो, अगर कोई वस्तु में बहुत सी जलती है, जैसे कागज़ देखे होंगे जलता है, मोमबत्ती जलती है, तो उसमें ज्वाला भी उत्पन्न हो जाती है। लौ, जिसको आप लोग लौ बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें पढ़ाई हमने। अब ये प्रक्रियाओं के बारे में पढ़ा गया। फिर ज्वाला के भाग में आप पढ़े। अब हम पढ़ेंगे कि ये जो भी रासायनिक प्रक्रियाएं हो रही हैं, ये दहन हो रहा है तो किस में होता है? हम जानते हैं कि दहन में कोई ठोस द्रव या गैस को ही जलाया जाता है। तो जो दहन की, जिस पदार्थ में दहन की क्रिया होती है उसको हम ईंधन कहते हैं। अभी लोहा है तो लोहा को आप कितना हो जलाइए माचिस से, कितना थोड़ा गर्म करके भी जलाइए, वो जलेगा नहीं, क्योंकि वह दहनशील पदार्थ, ज्वलनशील पदार्थ नहीं है। तो ईंधन किसे कहते हैं? तो ईंधन वही पदार्थ हैं जिनको हम जला करके ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त करते हैं, यानी जो भी आपके दाह्य पदार्थ हैं वही ईंधन कहलाते हैं। अब इसके बारे में पढ़ेंगे कि जो ईंधन है, इसका सब जो भी ईंधन है, आपका ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, लेकिन जो ईंधन है, इस ईंधन में सबका जो है ऊष्मीय मान, सबकी अपनी क्षमता, कैपेसिटी अलग अलग होती है। जैसे आप जानते हैं कि अगर मान लीजिए कि मिट्टी का तेल है, चाहे लकड़ी है, चाहे गोबर के सरकंडे हैं, जिसको आप लोग गोईठा भी बोलते हैं, तो ये सब चीज़ें जो हैं आपके ईंधन है। लेकिन सबका जो ऊष्मीय मान जो होता है, ईंधन का जो ऊष्मीय मान है वो डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। कैपेसिटी सबकी अलग अलग होती है। तो इसके आधार पर यदि हम वर्गीकरण करें तो हम निकालें कि किसका जो है ऊष्मीय मान कितना होता है, कैसे निकालेंगे, ऊष्मीय मान किसे कहेंगे, इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। ऊष्मीय के जो मान ईंधन का निकाला जाता है, कैसे हम उसका यूनिट बनाएंगे, यानी उसको मापेंगे, इन चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इस तरह जो है हम अध्ययन करेंगे ईंधन के बारे में, ईंधन के ऊष्मीय मान के बारे में, और ऊष्मीय मान के आधार पर तय होगा कि कौन सा ईंधन सबसे अच्छा ईंधन है, और फिर आगे यह तय किया जाएगा कि कौन सा ऐसा ईंधन है जो प्रकृति के लिए भी, यानी हमारे वायुमंडल के लिए भी अच्छा हो। तो इन चीज़ों के बारे में थोड़ा अध्ययन किया जाए। तो सबसे पहले आपको ईंधन क्या है इसके बारे में बताएं। ईंधन का मतलब होता है कि वे पदार्थ जिसे चलिए देखा जाए। ईंधन वे पदार्थ जिसमें दहन की क्रिया करा के
दहन की क्रिया कराकर ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त करते हैं। ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त करते हैं। उसे ईंधन कहते हैं। ईंधन कहते हैं यानी वे पदार्थ हैं जिसमें दहन की क्रिया आप संपादित करेंगे तो उसमें जो है आपका ऊष्मा और प्रकाश की प्राप्ति होगी। कौन से पदार्थ हैं वो? तो जैसे में आप ले सकते हैं, जैसे क्या हो गया, जैसे आपकी लकड़ी हो गई, लकड़ी का मतलब सूखे लकड़ी से है तो लकड़ी हो गई, कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, फिर आपका लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, डीजल और आपका एलपीजी हो गया, सीएनजी हो गया, ये भी आ जाएगा, ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये सभी जो चीज़ें आप देख रहे हैं उदाहरण के तौर पर, ये सभी ईंधन के ही प्रकार हैं, देख सकते हैं। अब इसके आगे हम देखते हैं कि एक और ईंधन की कल्पना की जाती है कि आदर्श ईंधन किसे कहेंगे। हम देखेंगे कि जैसे मान लीजिए आप लकड़ी जलाते हैं तो उसमें गैस ज़्यादा निकलते हैं और कभी काल ऐसा भी होता है कि गैस में दम घुटना भी हो जाता है, आँखों को लगने लगता है जब जलाते हैं तो। और वहीं पर जब हम एलपीजी का जब हम लेते हैं, सिलेंडर से जलाते हैं, तो कभी ऐसे आँख के लिए दुखदायी नहीं होता है और उसका मान भी ज़्यादा होता है। तो हमारा प्रकृति भी बच जाता है। प्राकृतिक जो हवाएं हैं उसमें ये दूषित हवाएं नहीं मिल पाती, दूषित गैसें नहीं मिल पाती हैं, तो हमारा प्रकृति भी शुद्ध रहता है। तो उसमें अब ये चीज़ देखना है, उसमें देखते हैं कोई राख भी नहीं उत्पन्न होता है और भी चीज़ें हैं। तो हम देख सकते हैं अगर इसके आधार पर देखें, वैसे तो कोई भी ऐसा ईंधन नहीं है जो अपने जलने के बाद कुछ न ऐसा पदार्थ छोड़े, वह जरूर ठोस या द्रव या गैस के रूप में कुछ और पदार्थ जरूर आएगा। लेकिन एक आदर्श ईंधन की कल्पना की गई है। आदर्श ईंधन किसे कहेंगे? तो आदर्श ईंधन ऐसा ईंधन है, ऐसा ईंधन जिसके दहन के बाद कोई भी अपशिष्ट पदार्थ न बचे। जबकि ऐसा, हालांकि ऐसा मिलना असंभव है, लेकिन हम एक मान सकते हैं, मानक ही है यह। वास्तव में ऐसा कोई अभी तक ईंधन नहीं मिला, कम से कम अपशिष्ट पदार्थ मिला, लेकिन ऐसा कोई नहीं मिला कि जो बिल्कुल अपशिष्ट पदार्थ न छोड़े। तो आदर्श ईंधन क्या है? आदर्श ईंधन, आदर्श ईंधन क्या है? तो आदर्श ईंधन वे ईंधन होते हैं जिनके दहन के बाद, वे ईंधन जिनके दहन के बाद, वे ईंधन जिसके दहन के बाद कोई भी अपशिष्ट पदार्थ
कोई भी अपशिष्ट पदार्थ नहीं बचता है, उसे हम कहते हैं आदर्श ईंधन। जैसा कि अभी तक आदर्श ईंधन कोई नहीं मिला है कि आज तक आदर्श ईंधन हो, तो हम ये देख सकते हैं कि आदर्श ईंधन केवल एक जो है मानक ही हो सकता है, बस माना ही जा सकता है, वास्तव में ऐसा नहीं है। इसके करीब भलों से हो सकते हैं आदर्श ईंधन। तो अब हम चलते हैं, ईंधन को तो हमने देख लिया कितने प्रकार का होता है। अब ईंधन के ऊष्मीय मान क्या होता है, तो ऊष्मीय मान, अब चलें ईंधन का ऊष्मीय मान किसे कहेंगे और फिर देखा जाएगा कि कुछ ईंधनों का उदाहरण के तौर पर देखेंगे ऊष्मीय मान कितना किसका है, किसका सबसे अधिक है, किसका सबसे कम है। तो आदर्श ईंधन और ईंधन का ऊष्मीय मान, ईंधन का ऊष्मीय मान, ईंधन का ऊष्मीय मान क्या होता है? तो ईंधन का ऊष्मीय मान यह होता है कि किसी भी ईंधन को उसकी मात्रा 1 ग्राम ले लीजिए, यानी 1 ग्राम किसी भी ईंधन को हम उसकी 1 किग्रा मात्रा ले लेते हैं और जब उसको हम जलाते हैं तो जितना किलो कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होती है उसे ईंधन का ऊष्मीय मान कहते हैं। इसका हम परिभाषा दे सकते हैं कि किसी ईंधन की 1 किग्रा मात्रा को जलाने पर, किसी ईंधन की 1 किग्रा मात्रा का मतलब द्रव्यमान को जलाने पर किसी ईंधन की 1 किग्रा मात्रा को जलाने पर जितनी किलो कैलोरी किग्रा जूल, जितना किग्रा जूल ये हो जाएगा केजी, और इसका ये हो गया किग्रा हो गया, और इसको हम लिखते हैं किलो जूल, यानी ये हो जाएगा किलो जूल का हो जाएगा किग्रा जे, केजे भी हम लिख सकते हैं किलो जूल, ऐसे किलो जूल केजी, किलो जूल ऊष्मा किसी ईंधन को की 1 किग्रा मात्रा जलाने पर जितनी किलो जूल ऊष्मा प्राप्त होती है, उसे ईंधन का ऊष्मीय मान कहते हैं। उसे ईंधन का ऊष्मीय मान कहते हैं। उसे ईंधन का ऊष्मीय मान कहते हैं। ये हो गया ऊष्मीय मान।
यानी कोई भी आप जैसे मान लीजिए कि आप कोयला है 1 किग्रा लीजिए, उसको जलाइए, जितना उसमें ऊष्मीय मान जब तक वो जलेगा उसकी ऊष्मा को अगर गणना कर सकते हैं तो उसकी गणना करेंगे कि कितना केजी जूल ऊष्मा उत्पन्न हुआ, और जितना किग्रा जूल ऊष्मन होगा, जितना ऊष्मा उत्पन्न होगा वही उसकी ऊष्मीय मान कहलाएगा। जैसे मान ले हम लें तो गोबर के उपले जो होते हैं 6000 से 8000, जैसे यदि हम लें ये तो देख चुके हैं, तो कुछ ये हम ले लें वस्तु ऊष्मीय मान, गोबर के उपले गोबर के जो उपले होते हैं इसका ऊष्मीय जो मान होता है ये 6000 से 8000 तक होता है। इसको जो माना गया, इसका जो मात्रक है, इसको हम लेंगे किग्रा में, 1 किग्रा लेंगे इसकी मात्रा, और ये जो है 1 कीजे में इसका मान है, या ऐसे हम के कीजे किलोग्राम, ये हो गया। तो ये हम वस्तु ले लें यानी ईंधन ले लें, ये ईंधन हो गया, ये ईंधन हो गया, ईंधन हो गया, और ये जो है ईंधन का ऊष्मीय मान हो गया। ऊष्मीय मान हम कह सकते हैं, ऊष्मीय मान, ये ईंधन का ऊष्मीय मान हो गया। तो ऊष्मीय मान का इसमें हम नाप रहे हैं केजे प्रति किग्रा। एक अगर हम गोबर के उपले खूब सूखा हुआ हो 1 किग्रा यदि हम लेते हैं तो 6000 न्यूनतम 6000 से 8000 तक ये ऊष्मीय मान प्राप्त होता है 1 किग्रा जलाने पर। और भी दिया है, लकड़ी यदि लेते हैं तो 17 से 22,000 आएगा। अगर आप लकड़ी लेते हैं लकड़ी, तो ये जो है 17,000 से 22,000 के एवरेज में ये आता है। 1 किग्रा लेना है। कोयला है तो 25,000 से 33,000 आएगा। कोयला यदि आप लेते हैं कोयला, तो यह 25,000 से 33,000 तक, इसका 33,000 तक यह ऊष्मा देता है। तो इस प्रकार हम और भी बता सकते हैं कि यदि आप लेते हैं, जैसे मान लीजिए पेट्रोल लेते हैं तो यह 45,000 है। फिर आप मिट्टी का तेल लेते हैं तो ये भी उतना ही देता है 45,000, इसका भी वही ऊष्मीय मान है। डीजल है तो ये भी 45 है, तीनों का 45,000 है, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, डीजल। अब मेथेन है तो मेथेन और ज़्यादा है। मेथेन गैस लेते हैं 1 किग्रा तो यह 50,000 तक यह ऊष्मा देता है, ऊष्मीय मान है। CNG है तो ये भी 50,000 है। LPG है तो ये 55,000 है। और यदि हम लेते हैं जैव गैस ईंधन तो ये 35,000 से 40,000 तक। LPG का जो आप यूज करते हैं ये 55,000 है। अब इसमें का सबसे अधिकतम मान, और एक है आपका जैव गैस है, ये 35 से 40,000 है। जैव गैस का मतलब जो मान लीजिए बायोमास है, किस अवशिष्ट पदार्थ हैं जानवरों के, पौधों को, उसको मान लीजिए सड़ाया जाता है, और सड़ाने से गलाने से जो गैस बनती है, उस गैस का यदि हम गोबर गैस का नाम सुने होंगे, तो उसको हम क्या करेंगे कि उसका हम ऊष्मीय मान यदि हम निकालते हैं तो वह देखेंगे कि उसका ऊष्मीय मान आपका आएगा 35,000 से 40,000 तक आएगा। और सबसे अधिकतम जो गैस मान होता है वह है आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है 1.5 लाख है। अगर हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन गैस, ये है आपका हाइड्रोजन गैस,
और इसका जो है ऊष्मी मान देखते हैं तो यह 1.5 लाख तक आपका आता है, 1.5 लाख kg प्रति किग्रा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 1.5 लाख तक जो है इसका ऊष्मी मान होता है। तो इस तरह जो है ये ऊष्मी मान तक हम लोग देखे। और आपका इसमें है ईंधन के दहन से हानिकारक उत्पाद प्राप्त होते हैं, ये भी थोड़ा पढ़ लिया जाए। ईंधन के दहन से, अभी तो ईंधन पढ़े, ईंधन के ऊष्मी मान पढ़े। ईंधन के दहन से हानिकारक पदार्थ प्राप्त होते हैं, गैसें आप कह सकते हैं। जब ईंधन का उपयोग जैसे डीजल पेट्रोल हुआ, चाहे आपका CNG छोड़ दिया जाए, LPG छोड़ दिया जाए, इन कुछ ईंधन को छोड़ दिया जाए तो जो ईंधन का इस्तेमाल होता है कोयले के और ये सब आप जो पढ़े हैं सड़कंडे का, लकड़ी का, ये जो ईंधन का इस्तेमाल होता है, ये जब जलाया जाता है तो बहुत सी गैसें बनती हैं। वह गैसें जो है हमारे वायुमंडल को क्षति पहुंचाती हैं। और एक और चीज़ें हैं कि यह जो है वायुमंडल के एक औसत जो ताप होता है, एवरेज जो ताप होता है, उसके ताप में यह वृद्धि करती है। तो जिससे हमारा हर साल जो है इस एक औसत जो ताप आता है पृथ्वी का, उसके मान में बढ़ोतरी होती है, जिसको इसको कहते हैं विश्व उष्णन, ग्लोबल वार्मिंग, जिसको विश्व उष्णन की संज्ञा दी जाती है। विश्व उष्णन यानी विश्व की गर्मी, यानी कि ग्लोबल जो वार्मिंग है, ये हर साल पृथ्वी का औसत ताप में जो बढ़ोतरी है, ये जो है किसके कारण है? तो वही हमारे ईंधन के ही वह कारण है। आपका ईंधन इधर प्रयोग करते हैं घरों में, और आपके ईंधन की सबसे अधिक मात्रा जो उपयोग की जाती है आपके कंपनियों में की जाती है, आपके ईंट के भट्ठे में की जाती है। तो ये जितने भी गैसें बनते हैं प्रदूषित करते हैं और पर्यावरण के ताप को बढ़ाते हैं, यानी पृथ्वी का जो एक औसत ऊष्मीय एक औसत ताप है उसको जो है यह पर साल वृद्धि दिखा रहा है। तो इसको हम कहते हैं ऊष्मी मान में बढ़ोतरी। तो ये हानियाँ भी हैं कि ऊष्मी मान बढ़ रहा है, प्लस आपका वायुमंडल में गैसें जाती हैं, तो वायुमंडल में ये गैसें जो हैं आपका नुकसान करती हैं, वायुमंडल को प्रदूषित करती हैं, श्वसन में इसीलिए जिम्मेदार हैं। श्वसन हम लोगों के लिए श्वसन शुद्ध वायु नहीं मिल पाती हैं, ये सब चीज़ें हैं। दूसरा आप चीज़ें कह सकते हैं कि ये जब ये गैसें बनती हैं तो कुछ गैसें जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, यानी सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि आप ऐसे ले सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, ये जो गैसें होती हैं, ऐसे ही कुछ गैसें होती हैं जो जा करके जब ये वायुमंडल में जाती हैं, इसकी जो नमी है वायुमंडल में उससे रासायनिक अभिक्रिया कर लेती हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ये सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण कर देती है। जैसे आप ये देख सकते हैं ऐसे अम्लों का निर्माण करती हैं, जैसे ये सल्फर डाइऑक्साइड है, ये जब क्रिया करता है तो इस तरह जो है H2SO4 इस टाइप का जो है यह गैसों का निर्माण हो जाता है। ये इस चीज़ का ये निर्माण करती है, तो इसके लिए ये उत्तरदायी होती हैं। तो हम लोग जो है इसको हम देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे आप कार्बोक्सिलिक अम्ल है, फिर ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, इन चीज़ों का निर्माण। और ये अम्ल हमारे धरोहर को, जैसे मान लीजिए ताजमहल है, चाहे हमारी बिल्डिंगें हैं, उनके अगर ये अम्लीय वर्षा कराते हैं, इनके कारण अम्लीय वर्षा होगी, और जब वह अम्लीय वर्षा होगी तो वह अम्ल प्रभाव के कारण हमारी जो छतों की, दीवारों की, जहाँ पे गिरेगा उसके पेंटिंग को यह बर्बाद करेंगी। और जो हम लोगों का ताजमहल है, इस पर ज़्यादा इफेक्ट देखा गया कंपनियों के कारण, वहाँ पर बंद कर दी गई। कारण यही था कि वहाँ पर जो अम्लीय वर्षा होने लगी तो जब वह ताजमहल पर पड़ता था तो वह ताजमहल के रंग को बदरंग करने लगा, क्षरित करने लगा, इसलिए वहाँ की कंपनियां को सरकार ने बंद करवा दिया।
तो कारण यही है, ईंधन हमारे लिए हानिकारक लाभदायक है, हम लोगों के लिए भोजन के लिए बनाता है तो हानिकारक भी है। तो हम वैसे ही ईंधन का प्रयोग करें जिनसे हमारा वायुमंडल, हमारा जो है घर बिल्डिंगें जो है बचा रहे। तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि जिसका अधिक उसमें ईमान हो सामान्यतः उसका प्रयोग करें, सही ढंग से प्रयोग करें। तो इस तरह जो है आपका पाठ ये समाप्त हुआ। इसको पढ़िए, आप लोग नोट बना लीजिए। बच्चों से बार बार कहा जा रहा है कि बच्चे अपना नोट बनाएं, और नोट बना के अगर बनाते हैं, पढ़ते हैं किताब, और हम लोग प्रयास कर रहे हैं पढ़ाने का, तो इस तरह अगर वो नोट बनाते हैं तो अच्छी रहेगी। जो कुछ भूलेगा याद आ जाएगा। याद करने को नहीं आता अपने टीचर से पूछें ई माध्यम से, मोबाइल से, और